अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी हिमरा अली फ्रॉम एलिमेंटल स्टूडियोज़। आप सब लोग मुझे फॉर्मली एमिली ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, अबिस ऑफ ईविल का एक कैरेक्टर। सो एज़ यू ऑल नो कि अबिस ऑफ ईविल का सेकंड सीज़न भी कंप्लीट हो चुका है और अब हमने इसके बाद इंटरव्यू सीरीज़ का आगाज़ किया है और ये हमारी इस इंटरव्यू सीरीज़ का फर्स्ट इंटरव्यू है। हमारे साथ आज अबिस ऑफ ईविल के लीड कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर मौजूद हैं। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट जेनिफर ब्लैकस्टोन। जेनिफर ब्लैकस्टोन आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमने इनसे करने हैं, बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम इनसे जानेंगे, कुछ इनके बारे में कि इनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, ये खुद किस टाइप की इनकी नेचर है, क्या चीज़ें इनकी क्या लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स हैं, और ये इस फील्ड में सबसे बढ़कर ये इस फील्ड में किस तरह आई, इनका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अब तक कर चुकी हैं। इसके अलावा अपने कैरेक्टर से रिलेटेड जेनिफर ब्लैकस्टोन के क्या व्यूज़ हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। जेनिफर ब्लैकस्टोन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगी। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। हमारे व्यूअर्स भी बहुत एक्साइटेड होंगे यकीनन इस इंटरव्यू के लिए, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स ये प्रोजेक्ट मेरे लिए फर्स्ट प्रोजेक्ट था और काफ़ी मेरे क्लोज है, तो ऑफ कोर्स टाइम देना तो बनता है। ओके, सो अब हम आपसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्या आप रेडी हैं? श्योर, आई एम फुल रेडी। ओके, सो सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, हम हमारे व्यूअर्स के हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। ऑल राइट, सो मेरा फुल नेम है वो है उमना अंजुम एंड आई हैव रिसेंटली ग्रेजुएटेड। जहाँ तक पढ़ाई से हट के अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें, सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ऑलराइट, सो उमना, आपने अपना नाम बताया उमना अंजुम, राइट? यस। ओके, इट्स अ वेरी यूनिक नेम। हमने आज तक युमना नाम सुना है। क्या आप हमारे ऑडियंस को इस नाम के मीनिंग बताएंगे? या माय प्रोनाउंसिएशन इज बेसिकली उमना एंड इसकी जो मीनिंग है दैट इज ओबीडिएंट। ओके, सो आपका जो नाम है वो आपकी पर्सनैलिटी पे कितना असर रखता है? ये बेसिकली ऑब्वियसली बाकी लोग तो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे जो मेरे आसपास होते हैं, बट आई गेस यस, पढ़ता तो है, ओबीडिएंट हूँ। ओके, राइट। सो हम थोड़ा सा आपकी हॉबीज़ के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, क्या आपके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं? ऑल राइट, सो जो मेरा एकेडमिकली जो मेरा मेजर है दैट इज़ इंग्लिश एंड लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर। सो जो उससे आपको मेरा इंटरेस्ट पता चल रहा होगा, माई पैशन फॉर बुक्स, या and apart from reading books and fictions and all this, I love working out. Fitness is my second passion. All right, very nice. Okay, so हम ये कह सकते हैं कि वॉइस एक्टिंग का शौक भी आपको बुक रीडिंग के थ्रू ही हुआ? थोड़ा सा हमें इसके बारे में भी बताएं। वॉइस एक्टिंग का शौक बेसिकली मुझे बुक रीडिंग के थ्रू तो नहीं हुआ था, लेकिन स्टार्टिंग से मुझे वैसे भी एक्टिंग का शौक था। अपार्ट फ्रॉम वॉइस एक्टिंग मुझे एक्टिंग का शौक था, तो एक्टिंग के शौक में मैं वैसे गई तो नहीं एक्टिंग के फील्ड में, बट वॉइस एक्टिंग का मुझे वैसे भी था शौक। तो मुझे हमजा के थ्रू पता चला कि एक रोल है, दिस ऑल, तो आई थॉट दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई कुड अवेल, तो या आई एम हियर। ओके, ऑलराइट। मैंने पर्टिकुलरली बुक्स का इसलिए मेंशन किया क्योंकि आपने बताया ना इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, सो इंग्लिश लिटरेचर में हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेज होते हैं। वैसे तो उर्दू में भी होते हैं, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में एक बड़ा मेजर पार्ट होता है प्लेज का, स्पेशली शेक्सपियर के बगैर तो आपकी आई डोंट थिंक कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी होगी जो कि आपको शेक्सपियर पढ़ाए बगैर डिग्री देती होगी। तो ऑफ कोर्स बिल्कुल, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश प्लेस, प्रोज, इन सब का एक बहुत बड़ा पार्ट है मेरे इस इंटरेस्ट में, बिकॉज वी यूज्ड टू डू ड्रामाज एंड ऑल दिस कॉन्वर्जेशंस, तो वहाँ से भी एक कह सकते हैं कि मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। ओके, सो थोड़ा सा हमें ये भी बताएं कि आपको जेनिफर का रोल कैसे मिला? वैसे तो आपने एक नाम भी मेंशन किया था, बट हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह आपका कांटेक्ट हुआ और कैसे आप इस रोल के लिए मतलब आपने और इसके अलावा भी अगर किसी रोल के लिए ऑडिशन दिया हो तो ये चीज़ें हमें बताइएगा प्लीज़। बेसिकली हुआ ये था कि हमजा एंड मियां इन द सेम यूनिवर्सिटी, सो हमजा की जो क्लासमेट है उन्होंने
she posted this ad, and through her I came to know that Hamza is doing this production. तो वहाँ से फिर मैंने कहा कि ओके आई एम रेडी फॉर दिस रोल, और फिर बस हमजा ने कहा कि दिस इज़ द रोल यू हैव टू डू. उसके बाद से आई सेड ओके एंड वी वर गुड टू गो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हमारे पास सेकेंड एपिसोड में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सीन होता है जिसमें हेरल्ड को एक टास्क दिया जाता है कि वो जेनिफर के मुंह पे बॉटल मारेगा. सो जब हेरल्ड वो जेनिफर के मुंह पे बॉटल मारने वाली चीज़ को बॉटल देना समझता है, तो इसमें थोड़ा सा चीज़ों का बताइएगा कि एज जेनिफर आपका क्या रिएक्शन था, और एज उम्ना जब आपने ये स्क्रिप्ट रीड किया तो आपने हेरल्ड के बारे में क्या सोचा, मतलब क्या आपके थॉट्स थे? सो बेसिकली वो जो एपिसोड था दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज उसमें पता चलता है कि हेरल्ड आता है यूनिवर्सिटी में एंड ही डोंट हैव एनी आइडिया कि दुनिया कैसे काम करती है. तो वो एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग था. लाइक एज जेनिफर अगर मैं उसको देखूं तो एक इंसान को टास्क दिया गया है, एक लड़की को टास्क दिया गया है, सिंपल सा टास्क, और उसको वो टास्क नहीं आ रहा. तो दैट वाज रियली अम्यूजिंग टू इवन थिंक ऑफ कि आप एक सर्टेन कन्फाइंड जगह से आ रहे हैं और आप एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं एंड यू डोंट इवन अंडरस्टैंड इट सिंपल टास्क. बट अगर मैं एज उम्ना देखूँ तो और रियल लाइफ को थोड़ा सा इसमें इमेजिन करूँ कि अगर रियल लाइफ में ऐसा हो तो दो सिचुएशंस बनेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाफ इट ऑफ, एंड सेकेंडली आई वुड गो एंड टेल दैट पर्सन, पूछूंगी कि भाई आप किधर से आए हैं आप. ओके, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि इन रिटर्न आप वो बॉटल उसके हाथ से लेंगी और उसी को मार देंगी रख के? नहीं यार, दैट वुड बी सो रूड. मतलब ऑब्वियसली वो बंदा कितना कंफ्यूज खड़ा हुआ है और फिर मैं उसको नो. एग्जैक्टली ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल. मैंने जस्ट ये बात इसलिए कही कि हम थोड़ा सा आपके बारे में भी जानें कि जेनिफर का तो हमें पता है कि जेनिफर की काफ़ी केयरिंग नेचर है, बट उम्ना की नेचर कैसी है. सो ये मैंने उम्ना की नेचर को जानने के लिए ये वाली बात कही. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जेनिफर का जो नेचर होता है वो हर टाइम क्वेश्चंस करती है और लोगों के मामले में सस्पेशंस रखती है. सो रियल लाइफ में आपका अपना नेचर किस तरह का है? आप भी क्या इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चंस करती हैं और लोगों के बारे में सस्पेशंस रखती हैं या नहीं? सो यहाँ पे जो हमारा जेनिफर का कैरेक्टर है, एक तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूरियस बहुत ज़्यादा है, राइट. सेकेंडली वो शी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइंड एंड कॉन्फिडेंट एट द सेम टाइम, बट कहीं ना कहीं वो डरती भी बहुत है. सो वी कैन से दैट मेरा जो पर्सनैलिटी है दैट इज़ नॉट रियली क्यूरियस. आई डोंट रियली इंडल्ज इनटू थिंग्स दैट मच. अगर पता चलता है ओके, नहीं पता चलता आई एम ओके विद दैट ऑल्सो. तो एक तो ये है कि आई एम नॉट दैट क्यूरियस लाइक जेनिफर, बट येस वो जो कॉम्बिनेशन है कॉन्फिडेंट प्लस काइंड प्लस केयरिंग, आई डू बिलीव कि मेरी पर्सनालिटी उसमें परफेक्टली फिट होती है. ओके, ऑलराइट. सो जेनिफर का एक और भी बड़ा ही कोई इंटरेस्टिंग सा सीन होता है जिसमें, मतलब इंटरेस्टिंग कह लें या वो ख़तरनाक कह लें, कि जब वो ब्रिज से गिरने लगती है, ब्रिज एकदम ब्रेक हो जाता है और उस टाइम पे कोई होप नहीं होती और हेरल्ड आके एकदम उसको बचा लेता है. तो उस टाइम पे व्हाट डू यू थिंक एज जेनिफर, आपके क्या थॉट्स थे? एज जेनिफर अगर हम लोग उसको देखें तो दैट सीन वाज रियली किस तरह इसको देखेंगे कि दैट सीन वाज रियली टचिंग बिकॉज जो सिनेरियो एक बनाया गया है, जो एक सीनरी क्रिएट की गई है कि इट्स रेनिंग और जेनिफर जिस ब्रिज पे चलती हुई जा रही है एंड आउट ऑफ नोवेयर एक ब्रिज से वो गिरती है एंड देन आउट ऑफ नोवेयर एंथम आता है और उसको बचाता है. तो दैट इज रियली फैंटेसी काइंड ऑफ सीन है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था. एंड उसमें जो एक स्पेशली मिस्ट्री एंड क्यूरियोसिटी का जो एलिमेंट है वो ऑडियंस से पहले मुझे खुद सबसे पहले ज़्यादा उसने कैप्चर किया था कि यार दिस इज़ इट. मतलब यहाँ से फिर एक जो स्टोरी आगे जाती है फिर बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन बिल्डअप होती है. ओके, सो
आई होप कि हमारे व्यूअर्स भी इस इंटरव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जेनिफर से करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या आपको लगता है कभी जेनिफर इस चीज़ को रिग्रेट करती है कि उसने डायना के बजाय हेरल्ड को चूज़ किया? यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि एज जेनिफर अगर मैं इसको देखूं तो ऑब्वियसली एक तरफ उसकी मदर हैं, दूसरी तरफ हेरल्ड है, एंड इट इज़ अ फाइट बिटवीन गुड एंड इविल। तो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, टफ होता है एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए चूज़ करने के लिए, बट इन द एंड यू ऑलवेज हैव टू गो फॉर द राइट थिंग। तो ऑब्वियसली लाइक जेनिफर हैज़ नॉट एवर। अगर रियल लाइफ में आपके सिटी में एक सुपर हीरो हो, जस्ट इमेजिन, एक हम सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगी? सुपर हीरो, जस्ट टू थिंक ऑफ इट, काफ़ी अच्छा लग रहा है सुनने में दैट यू नो जस्ट एक कॉमन लोगों के अलावा भी हमारी सिटी में एक सुपर हीरो है, और वो जो सुपर हीरो है उसका काम है लोगों को बचाना। तो आई वुड लव टू गेट एन ऑटोग्राफ ऑफ दैट हीरो। व्हाई नॉट, मतलब व्हाई नॉट। ओके, और अगर आपको ये डाउट हो कि वो सुपर हीरो आपके फ्रेंड्स में से ही कोई है तो फिर I would just turn into that curious Jennifer। मतलब मैं डायरेक्ट क्वेश्चनिंग तो नहीं करूँगी, but of course I would just मैं पता लगाने में लग जाऊँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत कि who is that one। और जब पता चलेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं नाराज़ होंगी कि यार मुझे बताया नहीं, फिर ऑफ कोर्स आगे जाएंगे फिर। यानी अगर हेरल्ड होगा तो वो असली वाली उम्ना की वजह से तो अच्छा खासा परेशान हो जाएगा, क्योंकि जेनिफर तो उससे आई डोंट थिंक नाराज तो जेनिफर तो उस तरह नहीं होती, लेकिन उम्ना अच्छी खासी नाराज हो जाएगी। yes. अच्छा, हेरल्ड की लोनलीनेस इस पूरी सीरीज की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक थीम है। सो जब हेरल्ड को ट्रिप पे जाने की परमिशन नहीं मिलती और जेनिफर जाती है एमिली को कन्विंस करने के लिए कि वो हेरल्ड को अलाउ कर दे, तो उसके बाद जेनिफर और एमिली की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कॉन्वर्जेशन होती है जिसमें काफ़ी चीज़ें जेनिफर को जानने को मिलती हैं हेरल्ड के पास्ट के बारे में। सो व्हाट डू यू थिंक कि वो चीज़ें जेनिफर को हेल्प करती हैं हेरल्ड को अंडरस्टैंड करने में, या फिर उन दोनों के दरमियान में जो कुछ भी होता है वो जेनिफर की अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग होती है? तो बेसिकली वो जो कॉन्वर्जेशन है एमिली की और जेनिफर की, आई गेस उससे ज़्यादा हेरल्ड के बारे में पता चलता है जेनिफर को, बिकॉज बाद में जो इंटरेक्शंस हुए दैट वाज रियली स्लो पेस्ड, और ये वाली जो कॉन्वर्जेशन थी उसमें उसको एक तरह से डायरेक्टली ही पता चल जाता है हेरल्ड के बारे में। सो इट्स यू नो दैट वाज नॉट रियली मच ऑफ अ हैसल। तो जो इंटरेक्शंस थे दे वर ऑब्वियसली जो थोड़ा सा रिवील कर रहे थे, but this conversation was the main one। और जो कुछ जेनिफर ने किया हेरल्ड के सीक्रेट्स डिस्कवर करने के लिए, डू यू थिंक वो सब कुछ उसको करना चाहिए था, बट या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी? टू थिंक ऑफ इट, अगर हम इसको एक रियल लाइफ सिचुएशन में इमेजिन करें कि यू हैव अ फ्रेंड जो आपको लगता है कि ही माइट बी फैंटम, जो एक हीरो है पूरी सिटी का, तो ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूमन नेचर कि हम नेचुरली क्यूरियस होते हैं। तो एक तरह से जेनिफर ने सही किया बिल्कुल, जो उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, बहुत सारे क्वेश्चनिंग करनी हेरल्ड से, वो तो ठीक किया, बट एट अ टाइम अगर हम हेरल्ड के तौर पे सोचें, उसको थोड़ा सा होता होगा क्या, थोड़ा सा जस्ट आस्क मी थोड़ा सा कम क्वेश्चंस, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा हेरल्ड मे बी अनॉय हो जाता होगा। बट हेरल्ड की तरफ से हट के अगर हम देखें, जेनिफर डिड द राइट थिंग आई गेस। अच्छा, मुझे पर्सनली लगता है कि जब आप सब के सब कहीं पर एक जगह पे मौजूद हैं फिजिकली या ऑनलाइन भी, और अगर आप लोग इकट्ठे पूरा सीन रिकॉर्ड करते हैं तो वो कंपैरेटिवली इजी होता है। सो व्हाट डू यू थिंक, डायलॉग्स रिकॉर्ड करते हुए कोई ऐसा एपिसोड जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा हो, कोई सीन ऐसा हो कि मतलब एक बार आया हो कि भाई एक बार जहन में आया हो सब कुछ छोड़ के भाग जाओ यार, अब नहीं करना, बस बहुत हो गया? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब हम एक जगह पे बैठे हुए होते हैं तो काफ़ी इजी होता है, बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड यू नो आपको पता भी है कि आपको इस लिमिटेड टाइम में अपना कंप्लीट करना है।
तो वो जल्दी जल्दी काम हो जाता है, काफ़ी ईजिली हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द अदर्स। बट जहाँ पे हम अपने इंडिविजुअली बैठे हुए होते हैं तो वहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ रिकॉर्डिंग जर्नी की, तो उसमें जो आई गेस सबको जो प्रॉब्लम्स फेस हुई थी वो मुझे भी हुई हैं। लाइक घर में कोई डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं, कोई नॉइज़ हो रही है, एंड व्हेन यू आर विद फैमिली तो वहाँ पे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो थोड़ी सी ये वाली डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। आई थिंक बहुत डिफिकल्ट होता है एक पीसफुल एनवायरनमेंट भी आपको अपने घर में स्पेशली मिलना। डेफिनेटली बिल्कुल यही होता है। इसके अलावा अगर जहाँ तक आपने बात की कि कोई सर्टेन एपिसोड जहाँ पे मैंने सोचा कि यार दैट्स इट, आई डोंट थिंक कोई ऐसा पर्टिकुलर एपिसोड था। येस, आई वाज अ बिट स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ माय कि मैं स्टडीज के साथ लेके चल रही थी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज आई एम काइंड ऑफ रियली आउटगोइंग पर्सन, तो मेरे अपने प्लान्स का काफ़ी होते थे, तो उसमें थोड़ा सा मैनेज करने में लिए मुश्किल हो जाता था। तो आई बिलीव अगर मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे काइंड ऑफ स्टूडियो, जहाँ पे आपको पता है कि यार दैट इज अ सर्टेन स्पेस एंड सर्टेन टाइम, वहाँ पे जाना है, डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑल, देन तो फिर आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, फिर मैं ओके। सो आपने बताया काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आपकी रहती हैं, कुछ हमसे भी शेयर करेंगी किस टाइप की एक्टिविटीज लाइक आई लव टू टेक पार्ट इन इवेंट्स, चाहे वो यूनिवर्सिटी इवेंट्स हो, दूसरे इवेंट्स हो, कोई भी ऐसा इवेंट हो रहा हो बाहर, स्टेज परफॉर्मेंसेस, इवेंट्स एज इन के लाइक होस्टिंग इवेंट्स या ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स। अगर वो भी नहीं तो लाइक स्पोर्ट्स हो गए, स्पोर्ट्स के अलावा लाइक हैकाथॉन होता है, नासा हैकाथॉन, तो ऐसी इवेंट्स में एकेडमिक भी और वैसे को करिकुलर बोथ टाइप ऑफ इवेंट्स। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा इनमें आना जाना रहता है। कभी किसी चीज़ का एम्बेसडर बन गई, कुछ हो गया, तो आई लव डूइंग दीज थिंग्स। या इंटरेस्टिंग। फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा आपका? फेवरेट स्पोर्ट इज बैडमिंटन एंड बास्केटबॉल मेरी बचपन से थी, बट आई डिड नॉट गेट इट चांस टू रियली प्ले दैट वेल। तो आपने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया कि आप खुद भी लिटरेचर की स्टूडेंट हैं, सो मैं ये जानना चाहूँगी कि इस सीरीज़ से रिलेटेड आपके क्या थॉट्स हैं, राइटिंग से रिलेटेड? अगर आप कुछ मतलब आप अगर राइटर होती तो क्या चेंजेस करती, या फिर आपको पूरी सीरीज़ में स्टोरी कैसी लगी, प्लॉट कैसा था, इस चीज़ से रिलेटेड थोड़े से अपने व्यूज़ शेयर कीजिएगा। स्टोरी लाइन अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एंड एज अ लिटरेचर स्टूडेंट अगर मैं इसकी बात करूं, तो जब मेरे पास स्टोरी लाइन आई थी तो द फर्स्ट थॉट आई हैड दैट यार दिस इज़ रियली यूनिक, बिकॉज हमारे पास जो स्टोरी लाइन्स आती हैं, यू ऑल हैव आइडिया, क्योंकि आपका सबको आइडिया होगा कि किस तरह की होती हैं। वही एक ही तरह की जो बेस स्टोरी लाइन होती है वो चलती आ रही होती है, आइदर इट्स लव और हेट और दिस काइंड ऑफ स्टोरीज। बट ये वाली जो साइंस फिक्शन थी, इसमें जो एलिमेंट्स डाले गए थे मिस्ट्री के, क्यूरियोसिटी के, द कैरेक्टर डेवलपमेंट, बेसिकली जो मेरा फेवरेट जो इस स्टोरी का पार्ट है, दैट इज़ द कैरेक्टर डेवलपमेंट। सिर्फ एक कैरेक्टर की नहीं, सबकी साथ साथ चली आ रही है, और जो एक स्टोरी लाइन डेवलप हो रहा है तो हमारा एक सर्टेन पॉइंट पे जाता है, एक्सपोजिशन पे, फिर हम थोड़ा नीचे आते हैं क्लाइमेक्स तक, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। और मैं खुद इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गई थी बीच में, और फिर मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ इसमें। अगर मैं एज अ लिसनर भी बात करूं, जस्ट अपार्ट फ्रॉम अ राइटर एंड लिटरेचर स्टूडेंट, तो आई वुड बी रियली इंटरेस्टेड इन दिस, जस्ट वाओ। तो इसमें हमजा का बहुत बड़ा क्रेडिट है, ही रोट एन एक्सेप्शनल स्टोरी, इसमें इतनी मेहनत लगी, एंड ऑब्वियसली बीच में आई न्यू दैट थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स थी जो टैकल करना एज अ प्रोड्यूसर वुड बी सच अ हेक्टिक टास्क। तो हैट्स ऑफ टू हमजा। ट्रू, आई एग्री कि स्टोरी वाकई बहुत इंटरेस्टिंग थी, और बाकी इससे रिलेटेड अपने व्यूज़ मैं अपने इंटरव्यू में दूंगी अगर हुआ तो। जैसे मेरी कोशिश होगी कि मैं कंडक्ट कर रही हूँ तो मुझे इतना फेवर तो मिलना चाहिए कि मेरा इंटरव्यू ना हो। नहीं, सबका होना चाहिए भाई, सबका होना चाहिए, व्हाई नॉट। चलें ठीक है, ये व्यूअर्स पे डिपेंड करता है, ये चीज़ हम अपने ऑडियंस पे छोड़ते हैं, और आप लोगों ने हम तक कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने क्वेश्चंस भी पहुंचाने हैं
कि आप लोग किस कैरेक्टर से क्या क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, और इसके अलावा नेक्स्ट इंटरव्यू आप लोग क्या चाहते हैं किसका हो. सो जो मेजॉरिटी का ओपिनियन होगा हम उस चीज़ को फिर इंशाल्लाह कंसिडर करेंगे. सो राइटिंग की बात हुई, इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपसे पूछूंगी कि सीज़न 1 में हम ये चीज़ देखते हैं कि हेरल्ड और जेनिफर के काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्वेश्चनिंग होती है, बट सीज़न 2 में दोनों की काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होती है. व्हाट डू यू थिंक, इसका क्या रीज़न है? सो स्टार्टिंग में हमारे पास जब देखा जाता है कि हैरल्ड की और जेनिफर की बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं और जेनिफर इज़ डेफिनेटली ट्राइंग टू गेट समथिंग आउट ऑफ हैरल्ड, क्योंकि उसको तो शक है कि हैरल्ड इज़ फैंटम, बिकॉज हमारे पास क्लियरली एविडेंसेस आते हैं, काफ़ी ज़्यादा कोई इवेंट वगैरह होता है तो हैरल्ड कभी गायब हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो दैट इज़ मतलब क्लियरली एविडेंट ना, बट हैरल्ड उसको वहाँ पे हाइड कर रहा होता है. तो बाद में जब टाइम प्रोग्रेस करता है और स्टोरी आगे जाती है तो फिर हैरल्ड की ही वजह से मैं कहूँगी कि जेनिफर और हैरल्ड के बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, क्योंकि वो ही बाद में उसको एक्सेप्ट करता है कि जब वो कन्फेस करता है कि यस आई वॉज द वन, आई वॉज फैंटम, राइट. तो उसकी ही वजह से फिर दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, एंड जब वो अंडरस्टैंडिंग होती है तो ऑब्वियसली बाद में वो एक स्टोरी एक बहुत अच्छे मोड पे आ जाती है. तो अब मेरा आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक इमेजिनरी सिचुएशन है. इमेजिन करें कि अगर कभी सीजन 3 आता है तो व्हाट डू यू थिंक कि जेनिफर का रोल इतना ही इम्पोर्टेंट होगा, और अगर आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट होगा तो क्यों, और अगर लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं होगा तब भी क्यों, हमें इसका रीज़न बताइएगा प्लीज़. जेनिफर का रोल अगर सीजन 3 में आता है तो वो आई गेस थोड़ा सा लेस इम्पोर्टेंट होगा. स्पॉटलाइट होगी, बट ऑब्वियसली जो सारे इवेंट्स होने थे वो सीजन 1 एंड 2 में हो गए, एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन द राइटर एंड प्रोड्यूसर कि वो कितनी स्पॉटलाइट डालते हैं जेनिफर की कैरेक्टर पे, क्योंकि डेफिनेटली जो जेनिफर का कैरेक्टर है उसमें जो उसका काम था क्वेश्चन पूछना और बातें निकलवाना और रिपोर्ट करना, वो सब हो चुका है. अब स्टोरी आगे कैसे प्रोग्रेस करती है दैट इज ऑब्वियसली दैट इज डिपेंड्स ऑन द राइटर. ओके, तो लगता है कि कोई और कैरेक्टर जेनिफर की जगह ले सकता है या ले लेगा? आई गेस यस, 80% गेस, बिकॉज जेनिफर इज द मेन कैरेक्टर यहाँ पे, लेकिन क्योंकि कैरेक्टर चेंज होंगे तभी एक स्टोरी लाइन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है, तो डेफिनेटली एक नया कैरेक्टर आना चाहिए और उसको एक स्पॉटलाइट में डालना चाहिए तो स्टोरी इंटरेस्टिंग लगेगी. ओके, स्टाफ के साथ आपका कैसा इंटरेक्शन था, प्लीज़ हमें ये भी बताएं, और आपको क्या लगता है प्रोडक्शन कैसी रही? मतलब जो म्यूज़िक डिज़ाइनिंग का काम होता है, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग का काम होता है, उसमें अगर आप उस पर आपके क्या कमेंट्स हैं? ऑलराइट, सबसे पहले जहाँ तक स्टाफ के इंटरेक्शन की बात है तो मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जो टीम वर्क था वो बहुत अच्छा था. मतलब अगर मैं अपने पर्सनल इंटरेक्शन की बात करूँ बाकी टीम मेट से तो वो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको कहीं पे काम करना है, कहीं पे आपका जो भी काम है उसके लिए आपका जो इन्वायरमेंट है, टीम इन्वायरमेंट, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए. तो आई रियली लाइक कि सबका इंटरेक्शन बहुत अच्छा था, एवरीबॉडी वाज सो फ्रेंडली. और अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, जो आपने कहा कि जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक एंड ये सारी जो चीज़ें थी, साउंड इफेक्ट्स, तो दैट वाज नेक्स्ट लेवल, क्योंकि उसमें जो साउंड इफेक्ट्स थी, बैकग्राउंड म्यूजिक था, सब कुछ था, दैट वाज ऑन पॉइंट. ऑलराइट, पूरी वेब सीरीज में जेनिफर का सबसे ज़्यादा हेरल्ड के साथ इंटरेक्शन रहता है. व्हाट डू यू थिंक, इन दोनों के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स में क्या क्या डिफरेंसेस थे? डिफरेंसेस तो काफ़ी थे, क्योंकि जेनिफर का जो कैरेक्टर है उसकी जो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट थी, हैरल्ड की काफ़ी डिफरेंट थी. हैरल्ड बिल्कुल एक डिफरेंट बैकग्राउंड अपब्रिंगिंग से आया था. जेनिफर जो सिटी में रहती थी उसकी बिल्कुल एक अलग थी. जेनिफर वॉज कॉन्फिडेंट. तो ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास हैरल्ड का कैरेक्टर था उसको थ्रू आउट दी होल स्टोरी अपने ऊपर डाउट काफ़ी ज़्यादा था.
जहाँ पे जेनिफर थोड़ी कॉन्फिडेंट थी, शी न्यू अबाउट हर फीलिंग्स एंड ऑल दिस, वहाँ पे हैरिल्ड को थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल हुई थी क्योंकि वही उसका जो बैकग्राउंड था एंड ऑल दिस थिंग्स। तो इंडिविजुअली अगर हम देखा जाए तो जेनिफर वॉज मोर अवेयर ऑफ हर सेल्फ एंड हर सराउंडिंग्स, वेयरएज जो जहाँ पे हम हैरिल्ड की बात करते हैं तो हैरिल्ड को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हैरिल्ड को थोड़ा सा आगे लेके चलने में जेनिफर का एक बड़ा हाथ है कि उसको साथ साथ लेके चलना और उसको ये बताना कि नो, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, इसी दुनिया का पार्ट हो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस थे दोनों। So, आपको सीजन 1 में जेनिफर की कैरेक्टर डेवलपमेंट ज्यादा अच्छी लगी या सीजन 2 में? आई बिलीव इट वाज इन सीजन 2, क्योंकि सीजन 1 में जेनिफर एंड हैरिल्ड, ये अगर दोनों की ही बात करें तो दे वर जस्ट थोड़ा सा देख रहे थे कि हाउ आर द थिंग्स गोइंग। लेकिन जैसे सीजन 2 में जेनिफर आती है तो उसको आइडिया हो जाता है कि क्या चीज़ कैसे चलती है, एंड ऑब्वियसली उसको ये भी पता चल जाता है कि हैरिल्ड इज फैंटास्टिक। तो जेनिफर की जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है दैट इज इन सीजन। अगर कास्टिंग आपके हाथ में होती तो आप खुद को कौन सा रोल देती, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर आप कोई और रोल करना चाहती, यानी कि अगर आपके पास चॉइस होती कि आप कोई और रोल करें, तो वो रोल कौन सा होता? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को जेनिफर का रोल ही देती, बट अगर हम जेनिफर से हट के दूसरा कोई रोल देखें तो आई वुड लव टू प्ले रोम। ओके, एंड व्हाई? बिकॉज़ मुझे रोमा का कैरेक्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ा उसमें कह सकते हैं कि फ्रेंडलीनेस ज़्यादा है रोमा में और एक अच्छी फ्रेंड है। ऑलराइट, एज अ डॉटर डायना के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? डायना के बारे में मेरी थोड़ी सी इमोशनल ओपिनियन है, क्योंकि ऑब्वियसली डायना इज जेनिफर्स मदर, और वैसे तो वो थोड़ा गायब रहती थी अपनी जॉब की वजह से, बट जब दोनों मिलती हैं आपस में तो जेनिफर का थोड़ा सा अलग रिएक्शन होता है। लेकिन एज द टाइम प्रोग्रेसेस तो ऑब्वियसली जो डायना के बारे में चीज़ें पता चलती हैं तो जेनिफर थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाती है, और डिसहार्ट होने के बाद जेनिफर के जो डिसीजंस होते हैं आई बिलीव कि वो सही होते हैं, क्योंकि आपका जितना भी ब्लड रिलेशन हो उसकी वजह से अगर पूरी ही एक आपके टाउन, आपकी सिटी को मतलब नुकसान पहुंच रहा है तो डेफिनेटली यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन। ऐसा ही है। मर्क्यूरियस के बारे में कुछ कहेंगी? ऑलराइट, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमजा को भी ये बात पता है कि हमजा ने मुझे काफ़ी दफ़ा करेक्ट किया था वाइल रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने मर्क्यूरियस को लाइक जस्ट मोर देन 10 times आई प्रोनाउंस्ड मर्क्यूरियस एज मर्सियस। मर्सियस, ओके। यस, ये हालांकि मर्क्यूरियस के कैरेक्टर के अंदर बिल्कुल भी मर्सी नहीं थी, वो बिल्कुल भी मर्सीफुल नहीं था। एग्जैक्टली। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी आफ्टर रिकॉर्डिंग दी होल डायलॉग्स। फिर मुझे हमजा बताता था यार ये नहीं, तुमने फिर ही गलती कर दी, एंड दिस हैपेंड अ लॉट ऑफ टाइम। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम मर्क्यूरियस के कैरेक्टर के बारे में देखें तो मर्क्यूरियस का कैरेक्टर एज एन इविल कैरेक्टर वाज अ स्ट्रॉन्ग वन, मतलब एंड तक मर्क्यूरियस ने फैंटम का पीछा नहीं छोड़ा, एंड मर्क्यूरियस he just stood on his ground very firm. So I really like that characteristic in an evil character. इसके अलावा तो obviously ही उसका जो कैरेक्टर था काफ़ी तंग किया उसने हैरिल्ड को, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा समझें तो ऐसा था। सीजन 2 की 5th एपिसोड में हैरिल्ड जेनिफर को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है। इससे पहले डायना भी ये चीज़ मेंशन कर चुकी होती है। सो व्हाट डू यू थिंक, जेनिफर के कैरेक्टर को पहले से ही इस बारे में कुछ आइडिया था या फिर उसको बाद में हैरिल्ड के कहने के बाद पता चलता है? आई डू बिलीव कि जेनिफर के कैरेक्टर को पहले से आइडिया था, क्योंकि द बॉडी लैंग्वेज सेज अ लॉट, राइट? एंड ऑब्वियसली जेनिफर को भी आइडिया था, द होल ऑडियंस हैड एन आइडिया ऑल्सो, क्योंकि एक सॉर्ट ऑफ केमिस्ट्री जब डेवलप हो जाती है और केमिस्ट्री के बीच में ही सर्टेन थिंग हैपन्स और आपकी जो कुछ सर्टेन कॉन्वर्जेशंस होती हैं, तो उससे जेनिफर को आइडिया हो गया था, बट शी वॉज ऑब्वियसली नॉट श्योर, एंड शी वॉज, जहाँ तक हैरिल्ड की बात है, शी वॉज नॉट श्योर ऑफ हैरिल्ड हिमसेल्फ,
एंड शी वॉज नॉट श्योर ऑफ हर हरसेल्फ। तो दोनों तरफ का ही थोड़ी सी अनश्योरिटी थी, बट कंफर्मेशन तो खैर बाद में हो ही जाती है। अब हम आपको एक इमेजिनरी सिचुएशन देते हैं। सोचें कि आप कहीं पे किसी जगह पे गई हैं और आपको अकेले होटल में रुकना पड़ता है, और सेम एज जेनिफर आप पर कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट होती है या आपको ऐसा कोई फियर होता है, तो आप क्या करेंगी? ऑलराइट, तो अगर एज ओमना मैं ये बात सोचूं तो सबसे पहले तो आई विल फ्रोज एट दैट मोमेंट। ठीक है, मैं वहीं पे थोड़ा सा एक पैनिक अटैक होगा, मुझे एंजाइटी अटैक होगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड मी थोड़ा सा। उसके बाद आई वुड गो एंड हाइड समवेयर। ठीक है, अगर आप इस वाले सेंस में पूछिए कि लाइक समवन वुड कम एंड सेव मी, तो रियल लाइफ में तो ऑब्वियसली कम चांसेस होता है, दिस इज ऑल जस्ट फिक्शनल, राइट। तो अगर हम उसकी बात करें तो आई वुड लुक फॉर समथिंग, अ वेपन। एक वेपन मैं ढूंढूंगी कि किसी को जिससे मैं उसको हिट कर सकूं, एंड आई वुड वो वेपन लेके आई वुड गो एंड ट्राई टू फाइंड समवेयर जो मैं वहाँ से जगह एस्केप कर सकूं। एस्केप कर जाऊँ तो बहुत अच्छी बात है। सीजन 2 की 2nd एंड 3rd एपिसोड में जेनिफर हेरल्ड को समझाती है कि मर्क्यूरियस को मारना सोल्यूशन नहीं है। बट व्हाट डू यू थिंक कि एंड में जेनिफर की अपनी ओपिनियन क्या थी? क्या जेनिफर खुश होती है मर्क्यूरियस के ना मरने से, या वो चाहती है कि मर्क्यूरियस मर जाए? ओके, सो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें कि जेनिफर क्या सोचती है, तो पहले तो जेनिफर ने एज अ ह्यूमन बीइंग एक थोड़ा सा रैशनल डिसीजन लिया था और उसको कहा था कि नहीं मारना चाहिए मर्क्यूरियस को। अगर हम इसको बाद में देखें, जो सिचुएशंस डेवलप होती हैं और बाद में जो चीज़ें रिवील होती हैं, स्पेशली जो हेरल्ड के फादर की जो रिवील होती है, राइट, कि ही डाइड एंड नॉट जस्ट हिज फादर, मतलब बाद में जो उसकी मदर जाती हैं, यू नो, परसियस, ऑल द पीपल जो है क्लोज होते हैं, क्लोज नहीं भी होते, तो मर्क्यूरियस की वजह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, पूरे टाउन को टेक ओवर करता है और वहाँ पे पूरी तबाही मचाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जेनिफर वुड थिंक कि ये जो रूट कॉज है, क्योंकि ये सिचुएशंस तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई, राइट, उसने जो जेनिफर ने पहले सोचा होगा वो अकॉर्डिंग टू मी यही सोचा होगा कि मे बी कि थोड़ा सा थिंग्स इन कंट्रोल आ जाएंगी अगर मर्क्यूरियस को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि बाद में चीज़ें इतना ज़्यादा तबाही की तरफ जाती हैं और अनकंट्रोलेबल बिल्कुल ऐसी सिचुएशन बन जाती है, तो आई गेस मर्क्यूरियस को बाद में मार देना ही बेहतर था, क्योंकि वो रूट कॉज ख़त्म हो जाती ईविल की। जब वो ईविल की रूट कॉज ख़त्म हो जाएगी और बाद में एक चांस नहीं बचेगा कि वो चीज़ वापस आ सकती है, तो एवरीबॉडी वुड इन पीस फॉरएवर, आई गेस। डोंट यू थिंक कि इस टाइप के क्रिमिनल्स को जिंदा ही रहना चाहिए ताकि उनको इस चीज़ का रिग्रेट हो? बहुत सी मूवीज़ में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि इस टाइप के जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, मर्क्यूरियस टाइप, वो सब बहुत से क्रिमिनल्स एंड में ये कह रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें मार दो। सो आपको नहीं लगता कि इन लोगों को जिंदा रहना चाहिए ताकि लोग कुछ लर्न करें? अगर इसको देखा जाए तो आई गेस कि इनको मार देना चाहिए, बट यू नो इतनी आसानी से नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली द डिस्ट्रक्शंस दे हैव मेड, द chaos दे हैव कॉज्ड, उसको देखते हुए उनको सर्टेन टाइम की सज़ा देनी चाहिए। और सज़ा कोई छोटी मोटी नहीं चाहिए, जेल में बंद करना इज़ नॉट इनफ, थोड़ी हायर लेवल की सज़ा देनी चाहिए। एंड बस बाद में दे वुड उनको बस ऑर्डर दे देना चाहिए कि बस इनको या तो फांसी भी लटका दें या फिर जिस तरह भी मारा जाए, क्योंकि इबरत का निशान बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हमारे यहाँ कोई क्राइम होता है, यस, तो एक जो इबरत का निशान जब एक बन जाता है ना, तो बाकियों के लिए सबक रह जाता है। तो उनके पास ऑप्शन नहीं रहता कि अगर हम कोई क्राइम करेंगे तो हमें छोड़ दिया जाएगा। So that is the whole point कि इबरत के निशान बनाना चाहिए। अच्छा, अगर आप इस सीरीज में एज राइटर काम करती तो क्या चीज़ आप ऐड करती या क्या एक्सक्लूड करती, या एज डायरेक्टर भी अगर आप काम करती तो
कौन सा ऐसा सीन होता या क्या ऐसी चीज़ होती जिसको आप कहती हैं कि नहीं ये प्रॉपर नहीं है, इसको हमें दोबारा से करवाना चाहिए? तो एज डायरेक्टर या राइटर अगर मैं होती तो आई डोंट थिंक कि मुझे ज़रूरत पड़ती कोई सीन रिक्रिएट करने की या कोई भी डायलॉग होता उसको रीराइट करने की, बिकॉज आई गेस हर चीज़ अपने अपने लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट थी। जो डायलॉग की डिलीवरी थी, जो सीन्स थे, वो बिल्कुल एक सही उसमें चल रहे थे। तो आई डोंट थिंक इतनी कोई नीड मुझे होती। तो उम्ना, अबिस ऑफ इविल में आपका एक पॉजिटिव कैरेक्टर था। अगर किसी और प्रोजेक्ट में आपको कोई नेगेटिव रोल मिलता है, आप करेंगी या पॉजिटिव कैरेक्टर प्रेफर करेंगी? तो सबसे पहले अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि जब मेरे पास रोल का आया था, रोल की अपॉर्चुनिटी आई, तो आई वांटेड टू डू एन ईविल रोल। मैंने हमजा से ही कहा था कि मैं ईविल रोल सबसे पहले करूँगी। आई डोंट नो, आई जस्ट टोल्ड हिम कि मुझे एक ईविल रोल करना है। तो हमजा ने कहा कि फ़िलहाल तो हमारे पास ये वाला रोल अवेलेबल है। सो आई सेड ओके, बट मेरा जो पहले इंटरेस्ट था वो ईविल रोल करने पे ही था। तो डेफिनेटली आई वुड डू एन ईविल रोल अगर मुझे मिलता है तो। एंड आई बिलीव कि आई कैन डू दैट ऑल्सो वेल। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इस पूरी सीरीज में आपका मोस्ट फेवरेट एपिसोड या कोई एक सीन भी आप बता सकती हैं कि कौन सा था, और वो कौन सा सीन था जिसमें आपको जेनिफर की एक्टिंग सबसे बेस्ट लगी? मेरा जो फेवरेट सीन था वो था घोस्ट वाला, जिसमें स्टीवन एंड फ्रैंकलिन ने दोनों ने मिलकर सबको डराया था व्हेन दे वेंट ऑन कैंपिंग यूनिवर्सिटी के साथ। और अगर जहाँ तक फेवरेट एज जेनिफर फेवरेट सीन की बात की जाए और उसमें जेनिफर की जो एक्टिंग की बात की जाए, तो वो वाला सीन था जब जेनिफर के ऊपर असैसिनेशन अटैक होता है और वो होटल में होती है। वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी लगी जेनिफर की एक्टिंग, द वर्ल्ड एक्टिंग। ऑलराइट, सो हमारा इंटरव्यू एंडिंग की तरफ है। योर वर्ड्स फॉर आवर ऑडियंस। ऑलराइट, सो ऑडियंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस होल टाइम। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, इंटरव्यू देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। आप लोग सपोर्ट की थ्रू आउट दिस होल जर्नी। और जो पूरा स्टाफ है, जो पूरी टीम है, आई वुड लाइक यू ऑल टू प्लीज़ अप्रिशिएट देम कि उनकी इतनी मेहनत लगी है। द प्रोड्यूसर, द वॉइस आर्टिस्ट, म्यूज़िक के लिए जिन्होंने काम किया, ऑल द होल टीम, उन सब के लिए। और आगे भी अगर हमारे कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं तो डेफिनेटली वो आप ही लोगों के लिए आएंगे, आप लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। और इसके साथ खुदा हाफिज़ कहती हूँ। तो ये थी जेनिफर ब्लैकस्टोन। आई होप कि आप सब लोगों ने इस इंटरव्यू को बहुत एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप लोगों के कमेंट्स का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। और सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि कमेंट्स के थ्रू हमें अपने ओपिनियंस से, अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। हम इस चीज़ की वेट में होते हैं। आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फीडबैक के थ्रू हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी हमारी लर्निंग होती है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को हम हमेशा वेलकम करते हैं। और इसी के साथ साथ आप हमें ये भी बताएं कि नेक्स्ट इंटरव्यू आप किसका देखना चाहते हैं और आपके अपने कैरेक्टर्स से क्या क्वेश्चंस हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप पूछना चाहते हैं। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू में आपसे होती है मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।